Good evening everyone. This side Suruchi once again in Queen Show. So स्टार्ट करते हैं आज का लाइव हमारे जिन गेस्ट के साथ हैं आपको पता ही है वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा जी. आज हम उनसे लाइव मिलने वाले हैं एवरीवन. एंड बाल आशा ट्रस्ट हैव ऑलरेडी ज्वाइन दिस लाइव. प्लीज़ बी देयर और अपने सारे क्वेश्चंस के साथ आप एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा. बट बिफोर दैट we have to invite Tanu first. So let's invite her. And then we'll send the invite to our guest for the day. Hi Harshit. Thank you so much for joining us. ओके विद इन 2-3 सेकेंड्स तनु हमारे साथ होगी. तो आज के लाइव के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. हाय Hello, hi. विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू सेंड द रिक्वेस्ट. ओके सर की रिक्वेस्ट आई है. Okay. लेट्स एक्सेप्ट इट एंड देन he'll join us. हाय सिल्विया, थैंक यू सो मच. गुड Hello, इवनिंग sir. सर. Good गुड इवनिंग evening. सर. हाय, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया. आप सब कैसे हैं? बिल्कुल एकदम सब परफेक्ट. एक्साइटेड. Thank you so much, sir, for your time. And let me just introduce you, though you don't need any kind of introduction, because everyone who is, who know about Bal Asha, know about you. थैंक यू. सर हमारे साथ सर आज हमारे साथ है मिस्टर सुनील अरोड़ा और वो अभी करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोजीशन पर काम कर रहे हैं बाल आशा ट्रस्ट के साथ. और बाल आशा ट्रस्ट हमारी जो संस्था है वो बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, बच्चों के लिए काम करती है. कैसे बच्चे बाल आशा ट्रस्ट तक पहुंचते हैं और कैसे उनकी जिंदगी में एक नई आशा आ जाती है. और शायद इसीलिए इसका नाम बाल आशा है, क्योंकि टोटली जस्टिफाइड. तो आज हम जानेंगे उन बच्चों की कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुंचते हैं और कैसे वो आगे बढ़ पाते हैं अपने जीवन में. आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर. आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क. आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे बाल आशा ट्रस्ट के बारे में और अच्छे से. ओवर टू यू तनु. Yes, Suruchi, I completely agree. The name justifies its cause, as it is a ray of hope to kids, and this trust is giving a very bright and quality childcare to orphans as well as abandons. So, sir is doing a great job, and I think the same message has been conveyed to our celebrities. That is why they are supporting this cause very well. So, Yes. a very warm welcome to you, sir. We are so Thank you. happy, glad, proud to have you here. थैंक यू. आपका स्वागत है. थैंक यू. थैंक हाँ यू तो वेरी सर सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी भी और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो दिमाग में यही आ रहा है कि कैसे आप बाल आशा ट्रस्ट से जुड़े, क्या हिस्ट्री रही है इसकी, एंड आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे, आपने कैसे ओवरकम किया. एंड सोशल वर्क कई तरह के होते हैं बट स्पेसिफिकली आपने ये बच्चों वाला पार्ट ज्वाइन किया, तो व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज आपके साथ जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि मैं जब आपके बारे में देख रहा था, आपकी कम्युनिटी के बारे में देख रहा था, तो काफ़ी इंस्पायरिंग कम्युनिटी है. खास करके आप लोग खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इतने डिफरेंट फील्ड से लोगों को आप अपने फॉलोअर्स के लिए लेकर आते हैं कि जिससे वो Thank you, उनकी sir. कहानियां सुन सके, उनसे इंस्पायर हो सकें. तो आप भी एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. बेसिकली इट्स इंस्पायरिंग पीपल. एंड Yes. जब मैं आज की जो मेरी कहानी है या जो आज का जो हमारा चैट है, वो बेसिकली कहूंगा तो वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी से ही शुरुआत हुई. तो बाल आशा ट्रस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी तरीके से शुरुआत हुई कि वीरा और जहांगीर करके एक हस्बैंड वाइफ मुंबई के अंदर रहते थे, कॉर्पोरेट जॉब, ठीक है. लेकिन जब हम मुंबई में भी बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे स्ट्रीट्स में हैं, बहुत से बच्चों को काफी जरूरत है और कोई होप नहीं थी. और मैं ये 1985 की बात कर रहा हूँ, नॉट कि 2022 की बात कर रहा हूँ, 1985 की बात कर रहा हूँ. तब उन्होंने शुरुआत करी एक संस्था से जिसका नाम उन्होंने बाल आशा रखा. और हम लोगों ने ये बच्चे जो अनाथ बच्चे या अबैंडन्ड बच्चे जिन्हें हम कहते हैं, या जो बच्चे गुम जाते हैं, पुलिस को मिलते हैं, ऐसे बच्चों की शुरुआत एक्चुअली
जो मैं सही करूंगा तो वीरा और जहांगीर जमशेद जी जो दो व्यक्ति थे जो हमारे फाउंडर ट्रस्टीज थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी 1985 में। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, एक और चीज मतलब आप, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें एड ऑन भी करता रहूंगा कि जिससे जी हमारे जो लोग लिसनर्स हैं वो इंस्पायर होते रहे, कि अगर आप जी अच्छा करना चाहोगे तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल 85 में जब वीरा और जहांगीर ने बाल आशा की शुरुआत करी, 89 के आसपास माधवी करंदीकर करके जो हमारी ट्रस्टी रह चुकी हैं, वो इस संस्था से जुड़ी क्योंकि उन्होंने यहाँ से एक बच्चा अडॉप्ट किया। वो इतनी इंस्पायर हुई एट द एज ऑफ 40। हम तो फिर भी हम बोल सकते हैं एज यंग पीपल वी हैव सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट इन जी 1985 और 1989-87 के आसपास बीइंग एट द एज ऑफ 40 और मैरिड विद अ किड, नाउ यू गो अहेड फॉर अडॉप्शन एंड यू केम टू नो कि भाई दुनिया में बहुत कुछ करने लायक है। इट्स 40 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ कर सकते हो। वो वापस कॉलेज गई, उन्होंने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क किया और वो बाल आशा के साथ वाह जुड़ी। और बाल आशा के बोल सकते हैं ना कि हिस्ट्री में एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ, वो थी माधवी करंदीकर। मैं इस संस्था से जुड़ा करीबन 1994 के आसपास, और उसके पहले कुछ और भी हुआ था कि मेरे पेरेंट्स अशोक एंड मीरा, अगेन मैं आपको जो बता रहा हूं कि सर्कल ऑफ लाइफ, अगर आप अच्छा करना चाहेंगे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। मेरे पेरेंट्स के 3 बच्चे, जल्दी शादी, अब क्या करना है, मेरी मदर ने बोला कि मुझे फॉस्टर केयर करना है, क्योंकि बहुत से देशों में, जिसके बारे में आगे बात कर सकते हैं, कि आप ऐसे जी बच्चे जो जी संस्थाओं में रहते हैं उनको आप घर ला सकते हो, उनको प्यार, उनको संभालना, उनको सारी चीजें दे सकते हो, जब तक कि उनके माँ बाप उनको मिल नहीं जाते या वो अडॉप्शन में नहीं चले जाते। इसको बोलते हैं फॉस्टर केयर। फॉस्टर तो उन्होंने पेरेंटिंग है। फॉस्टर पेरेंटिंग, तो उन्होंने फॉस्टर पेरेंटिंग से शुरुआत करी और ऐसे बाल आशा से बच्चे हमारे घर आते थे, तो हमारी फैमिली उनसे जुड़ गई। और 1994 में आई वाज गोइंग टू डू माय एमबीए, और तब कोई भाई वॉलंटियरिंग की जरूरत है तो भाई कोई है आपका बेटा आके कर सकता है क्या, तो मैं उस तरीके से वहां पहुंच गया। और उसके बाद बोलते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। और रेस्ट इज हिस्ट्री वाह इस तरीके से कि एक बार आपके मन में, आपके दिमाग में एक बार आ जाता है कि ये अच्छा करने से आपको भी अच्छा लगता है। हम जी बोलते हैं बिल्कुल। ना कि, क्योंकि आपने इतना ब्यूटीफुल वीडियो बनाया और मुझे खुद को इतना छोटा महसूस कर रहा था, क्योंकि ये हकदार जो हमें मौका देते हैं अपनी सेवा करने का और हम उनकी सेवा कर सकते हैं, ये हमें भी एक इंस्पायर करता है। तो वो मौका मुझे फ्रैंकली 94 के आसपास, 94 में मिला। धीरे धीरे वहाँ के बच्चों से मुलाकात हुई, धीरे धीरे जैसे काम बढ़ता गया, स्टाफ से उनसे इंटरेक्शन हुआ, और मैंने ये चीज देखी कि आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है, दैट यू कैन जी कंट्रोल, बट आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। और अगर आपकी बिल्कुल डेस्टिनी आपके हाथ में है, आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। तो विश्वास करिए कि जो बच्चे, अनाथ बच्चे जिनका कोई नहीं है, जो रास्ते पे मिलते हैं, ऐसे बच्चे आज अगर इंडिया की और बाहर के देशों की बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जिनका कोई नहीं था, वो आज उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो कोई भी उस चीज को कर सकता है। इस चीज से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, इस चीज से मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि जी इसमें बहुत कुछ है फील करने के लिए। इसमें कंप्लीट फीलिंग आती है आपको कि आप सिर्फ एक जॉब नहीं कर रहे हो, आप एक सिर्फ एक टेम्पररी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, दिस इज ब्रॉडर। इस तरीके से फिर 94 जैसे मैंने कहा एक शुरुआत हुई, और काम बढ़ता गया, बोलते हैं ना, फिर कारवां बनता गया, लोग मिलते गए, 2-4 लोगों से पूरा गांव बन गया। और आज बाल आशा ट्रस्ट जो है, इसके पीछे करीबन 4,500 बच्चों की मदद हमने करी है। और उसके साथ आज भी, आज तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक बहुत मेरी ब्यूटीफुल टीम है जो बाल आशा में काम करती है, और करीबन 40+ लोग हैं जो हमारे बाल आशा में काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं या बच्चों की मेडिकल देखभाल करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही, और जैसे मैंने कहा कि एक एक चीज उसमें जुड़ती गई, और एक पर्पस ऑफ लाइफ भी मिलता गया। जी Wow, wow, that's a beautiful, inspiring beautiful, very, very inspiring. सर अभी जस्ट मैंने एक आपकी पोस्ट देखी बाल आशा ट्रस्ट वाली, तो आप एजुकेशन भी स्पॉन्सर कर रहे हैं इफ देयर इज अ सिंगल पेरेंट, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? थैंक यू, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है कि बाल आशा ट्रस्ट
ने इतने सालों में, अब 36 इयर्स हमारे काम को हो गए, तो हम लोगों ने जो संस्था है उसको सिर्फ भाई कुछ करना है वो हिसाब से हम एक प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं, हम देखते हैं कि सही में नीड कहाँ पर है। तो इसकी शुरुआत होती है कि बच्चा रास्ते पे क्यों छोड़ा जाता है। हमने जब उसके बारे में जब देखना चालू किया तो डेफिनेटली 2-3 कारण सामने आते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि या तो माँ बाप उस बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियली, या वो बच्चा स्पेशल नीड्स होता है, कोई उसको हैंडीकैप होता है, वो माल नरिश्ड होता है, या डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं। तो इस वजह से बच्चे बहुत रास्ते पे हर साल मतलब मुझे कोविड के टाइम का तो नहीं बोल सकता क्योंकि काफी बड़ा लॉकडाउन चला है अपने देश में, लेकिन कोविड के पहले के अगर हम आंकड़े देखें तो रोज 160 बच्चे अपने देश में गुमे में मिलते हैं, मतलब दे आर फाउंड लॉस्ट, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये बच्चे छोड़े क्यों जाते हैं? जब हमने इसमें जब सोचना चालू किया, वी रियलाइज कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि बच्चे स्पेशल नीड्स होते हैं। तो माँ बाप संभाल सकते हैं, लेकिन एक बच्चा जो चल नहीं सकता, एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, और उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए फाइनेंशियली, ठीक है, खाने के लिए मैं रोटी दे सकता हूँ लेकिन मैं उसको मेडिकली कुछ नहीं देख पाता हूँ, इससे दुखद एक माँ बाप को कोई फीलिंग नहीं हो सकती है। इसलिए हमने वहां पे हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया मसगांव में, जो मुंबई की एक जगह है। वहां पे हमने 2015 में शुरू किया। हमने एक पूरी टीम बनाई कि हम वहां पे, आप बच्चे को छोड़ो मत, हम आपके बच्चे को कंप्लीट थेरेपीज जो बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल्स में दी जाती है, बेस्ट टू बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी जाती है, हम वही थेरेपीज हमारे यहाँ पे, चाहे आप बोलिए फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी, साइकोलॉजी थेरेपी, और आपके साथ उसके साथ आपका स्पीच आप देख लीजिए, प्लस डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, ऐसी पूरी एक टीम 2015 में हमने बनाई। और आप विश्वास करिए, मैं मेरे आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं और आगे सुनेंगे, बताऊंगा, अगर आपके मन में आपने ठान ली है और वो चीज सच्ची है, आपके आगे पीछे भगवान उसको पूरा करने में लगा देगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे मन में ये वाली बात आई कि एक डेवलपमेंट सेंटर शुरू करना है, मैं इंडिया की टॉप मोस्ट डॉक्टर है डॉक्टर अनाइटा हेगड़े, उनसे मैं मिला, जो कि स्पेशल नीड्स बच्चों की काफी मदद करती है। उनसे बोला मैम ये मेरी एक विजन है कि हम इसको अचीव करें। उन्होंने आधा घंटा दिया, जो कि इतनी बिजी लेडी है कि उनको फोन करिएगा तो 3-3, 6-6 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। उन्होंने आधा घंटा दिया, उन्होंने एक पेपर लिया, पेपर पे मुझे पूरा स्केच करके बताया कि देखो सुनील, अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है तो ये सारी चीजें लगेंगी, ये सारे लोग लगेंगे। उन्होंने मुझे जो आधे घंटे में दिया, 3 महीने के अंदर वो सेंटर खड़ा हो गया। 3 मंथ्स मेरे को लोग मिल गए, मुझे डोनर्स मिल गए, और बोलते हैं ना कि जो भी हमने बातें करी आसपास के हॉस्पिटल्स के साथ, उन्होंने कहा बहुत जरूरत है। और जब 3 महीने के अंदर जब बोलते हैं ना हमने हमारे दरवाजे खोले, वहां पे बच्चे खड़े हुए थे जिनको मदद चाहिए थी। तो इस तरीके से हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर शुरू हुआ। आज की तारीख में हम वहां पे करीबन 3-3.5 हजार थेरेपीज हम लोग दे रहे हैं। मेरी वहां की बहुत बढ़िया टीम है जो संभाल रही है पूरा। फिर हमने शुरू किया एजुकेशन स्पॉन्सरशिप्स। अब एजुकेशन स्पॉन्सरशिप में ये होता है जो आप बोल रहे थे, सिंगल पेरेंट्स हैं। सिंगल पेरेंट्स क्यों मैम? ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनके माँ बाप ही नहीं है, वो ऑर्फन्स हैं और वो संस्थाओं में बड़े हुए हैं, संस्थाओं में बड़े हुए हैं, कभी अडॉप्शन में नहीं गए, कभी उनके माँ बाप नहीं मिले। आज वो बच्चा 18-20 साल का हो गया है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आखिर में लोग सोचते हैं कि माँ बाप की सही जरूरत होती है बच्चे को कि जब वो छोटा होता है। नहीं, असली की जरूरत माँ बाप को, मतलब बच्चे को माँ बाप की होती है जब वो 16 साल का होता है। कोई उसका हाथ पकड़े, कोई उससे बात करे, कोई उसको सही राह दिखाए। लेकिन जो ऑर्फन है उसका क्या होगा? तो हमने फिर एजुकेशन स्पॉन्सरशिप शुरू किया। एजुकेशन स्पॉन्सरशिप में हम ऐसे बच्चों की मदद कर ही रहे हैं जो ऑर्फन्स हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स भी हो सकते हैं लेकिन फाइनेंशियली उतने वो कंफर्टेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम वहाँ पे उनकी फीस भरते हैं, उनके लिए अगर स्कूल जाने के टाइम पे, मतलब बिफोर कोविड, हम अब तो इंटरनेट का भी हम पैसा देते हैं, लेकिन बिफोर दैट स्कूल का अगर उनको शूज भी चाहिए होते, बैग्स भी चाहिए होते, हम वो भी उनको देते थे। तो वो हमारा एजुकेशन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है। हमारा और एक प्रोग्राम है मैम, हम लोग न्यूट्रिशन में भी काम करते हैं। तो जो बच्चे माल नरिश्ड होते हैं, जो बच्चे माल नरिश्ड होते हैं, उनको भी हम लोग एक न्यूट्रिशन बॉक्स प्रोवाइड करते हैं हर महीने। और एवरी 6 मंथ्स उन बच्चों को टेस्ट करते हैं कि कोशिश करते हैं कि बच्चा माल नरिश नहीं रहे, क्योंकि इतने
अनफॉर्चुनेटली कई बार होते हैं कि बच्चों के पास खाने के लिए पूरा आहार नहीं होता है, पूरा न्यूट्रिशन नहीं होता है। ऐसे टाइम पे उनको कोई एड ऑन न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग वो भी काफी काम करते हैं। तो हमारे ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ बच्चा, हम सिर्फ एक ऑर्फनेज नहीं है, हम एक चिल्ड्रंस होम नहीं है, उसके साथ साथ हम लोग काफी कम्युनिटी वर्क भी करते हैं। आप थॉरली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं हर तरीके से। आई मीन आई डोंट थिंक यू आर मिसिंग आउट एनीवेयर, न्यूट्रिशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। एंड सर, जब इतने सारे आपके यूनिट्स हैं तो आई एम श्योर कोई मतलब चैलेंजेस आपकी लाइफ में, इसमें वर्क में आते रहे होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस है। कोई ऐसा चैलेंज आप शेयर करना चाहेंगे जिसको आपने ओवरकम किया हो, जो बहुत ही डिफिकल्ट रहा हो आपकी लाइफ में? मेरे ख्याल से चैलेंजेस दो तरीके से, अगर मैं मेरी लाइफ को भी अगर देखूं, और शायद मैं जरूर महसूस करता हूं कि हमारे लिसनर्स भी उससे रिलेट करेंगे, कि चैलेंजेस जब आते हैं कि जब अपनी लाइफ के अंदर जो आपके मेंटोर्स होते हैं उनको आप खोते हो, you know. I think those were the biggest challenges which I have faced. So in my life there were a couple of mentors which of course, आप मेरी उम्र मत पूछिएगा, बट काफी अब एज हो चुकी है और ऐसे जैसे मैंने कहा कि काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो जो मेरे मेंटोर्स थे उनको कहीं ना कहीं खोना, और सिर्फ खोना डजंट मीन ओनली डेथ, बट खोना उस तरीके से कि मेंटोर आप पे विश्वास करता है और बोलता है कि अब आप अपनी लाइफ आगे चला सकते हो, वो विश्वास, उसको भी एक तरीके से, वो एक सबसे मेरे ख्याल से चैलेंजेस की, जब आपके मेंटोर आपसे अनफॉर्चुनेटली से, अगर मैं मेंटोर्स कहूँ, लाइक माय फादर, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स, या माधवी है या वीरा है, ऐसे सपोर्टर्स जो अनफॉर्चुनेटली, ऑफ कोर्स वीरा इज स्टिल अराउंड, बट उन्होंने कहा कि नहीं अब आप चलाइए। तो जब मेंटोर्स आपसे दूर जाते हैं तब एक मैं बोल सकता हूँ कि वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अब आप छोटे नहीं रहे, अब आप छोटे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए हो, आपको परफॉर्म करना है। तो वो एक मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में सबसे बड़े चैलेंजेस रहे। और सेकंड चैलेंज है कि जब आप कोई नए सोच को लेकर आते हो, उसको सीखना, जो कि आपको और लोग मिल सकते हैं, आप उससे सीखिए, लेकिन वो एक चैलेंज होता है कि जब, जैसे मैंने कहा कि चाहे वो एजुकेशन में हमारा काम है, या फिर हमारा काम होता है कि जो मैंने कहा न्यूट्रिशन में है या चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में है, वो एक चैलेंजेस होते हैं। बाकी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनके जवाब मिल चुके हैं, तो वो डे टू डे चैलेंज हो सकता है, बट नॉट आई वुड से परमानेंट चैलेंज। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, अभी ये जो सेकंड लॉकडाउन हुआ था, जो मैं पिछले मार्च की बात कर रहा हूँ, एक बच्ची के बारे में मालूम पड़ा कि जिसको हार्ट सर्जरी की जरूरत थी, और वो महाराष्ट्र के एक दूसरे शहर में रह रही थी, और वहां पे उसको, छोटा शहर था, वहां पे उसको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी जिस तरीके की उसको चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, वो भी कंप्लीटली अनाथ थी। उसके बारे में मालूम पड़ा तो मुझे पता था कि सबसे बेस्ट डॉक्टर जो है वो डॉक्टर सुरेश जोशी है मुंबई के अंदर, जो इसकी सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज ये था कि उस बच्ची को कैसे लेकर आया जाए एक दूसरी सिटी से लेकर मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल तक। आप मानिए 7 एम्बुलेंस चेंज किए वो टाइम पे, 7 एम्बुलेंसेस चेंज करके उस बच्ची को लेकर आए। और जो मेरी टीम में एक बहुत ही अमेजिंग लेडी है जयश्री करके, जो मेडिकल हमारे बच्चों का देखती है, उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया बच्ची का, और वो बच्ची उस संस्था से, उस सिटी से मुंबई के अंदर आई, 7-8 घंटे की जर्नी कवर करके उसका एडमिशन हुआ, उसकी सर्जरी हुई, और भगवान की दया से बहुत ही बढ़िया आज वो कर रही है, सर्जरी सक्सेसफुल हुई। तो ये जो टेम्पररी बेस के जो बोलते हैं ना चैलेंजेस होते हैं, ये भी आते हैं, बट इतने सालों में अभी इतने लोग मिल गए हैं। और जैसे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जो मेरी टीम है उसमें 86% वुमन काम करती हैं, ओनली 14% मैन। तो वो बोलते हैं ना, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ कि काफी औरतों का हाथ है, काफी औरतों। एंड ईच वन ऑफ देम इज वेरी कमिटेड, मतलब चाहे वो कोई भी औहदे पे काम कर रही हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो कोई भी औहदे पे काम कर रही हो, चाहे वो आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेरी संस्था में कुछ बच्चों को खाना खिलाया जा रहा होगा, किसी का डायपर चेंज किया जा रहा होगा, किसी को दवाई दी जा रही होगी। आज वो सब काम से लेके, अब डेडिकेशन से लेके उनको संभालना। अब कोविड की अगर बात की जाए कि भाई हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, काफी लोग, काफी आईटी कंपनीज या जो भी वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल था, हमारे को वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल नहीं है।
हम लोग वहां पे, मेरी लेडीज जितने मेरे जो वुमन स्टाफ है, 15-15 दिन रहते थे, बच्चों को संभालते थे 24 घंटा, और फिर 15 दिन के बाद वो अपने घर जाते थे और दूसरी टीम आती थी। और तो यू नो आई थिंक द क्रेडिट ऑब्वियसली इज ऑफ माय टीम एट बालाशाह। True that. True. This is so inspiring, sir, what you are doing. मतलब थैंक यू। मैं पूरा वो आई कैन टोटली इमेजिन फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड, एंड आपने इतना अच्छे से बालाशा को मैं बोलूंगी कि टेक केयर किया है, संभाला है, आगे लेके गए हैं, विच इज रियली कमेंडेबल। सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि जैसे मैं एक बार एक ऑर्फनेज में गई थी, वहां पर भी मैंने ये रेज किया था क्वेश्चन, बिकॉज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये आप दिमाग में आता है कि चलिए ठीक है, एक एज तक तो बच्चे आप हैंडल कर लिए आपने, और बच्चों को जैसे आप एजुकेशन भी दे रहे हैं, तो उन्होंने +2 का एग्जाम दिया, पास हो गए। उसके बाद आप क्या अगर कोई बच्चा अपने से कोई बाहर जाना चाहता है क्योंकि उसके पास एजुकेशन है, तो वो आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाह रहा है या जॉब के लिए, तो आप लोग उसको कैसे सपोर्ट करते हैं? और उन बच्चों का जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ आगे कैसे लेके जाते हैं, उस बारे में बताइए सर। तो इसके पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि बालाशाह में बच्चे आते कैसे हैं। तो बालाशाह में 2 तरीके से बच्चे आते हैं कि एक जो, जैसे मैंने कहा काफी बार, कि जो गुमे हुए होते हैं, जो अबैंडेंड होते हैं, जो पुलिस को मिलते हैं, वो बच्चे 24 घंटे बाल कल्याण समिति की तरफ से आ सकते हैं। दूसरे बच्चे जो होते हैं कि जो माँ बाप अनफॉर्चुनेटली संभाल नहीं पाते हैं, और ऐसे बच्चों को जब वो संभाल नहीं पाते हैं तो अडॉप्शन के लिए वो सरेंडर कर देते हैं। अब ये दोनों में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं देखने के लिए। पहले कि बच्चा वो पूरा बालाशाह में बड़ा नहीं होता है, उसके पहले 2-3 चीजें होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको स्टोरी के माध्यम से एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि 2016 में, अब थोड़ा इसको विजुअलाइज करिए, 2016 में एक लड़की और उसके साथ एक छोटी बच्ची मुंबई के रेलवे स्टेशन पे मिलती है। 2016, 2017 के एंड तक वो एक गवर्नमेंट होम में रहती है। वहां पे इतने टाइम रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि वो बच्ची सुन नहीं सकती, वो बच्ची बोल नहीं सकती। छोटी वाली बहुत छोटी है, जो उसकी बहन। 2017 के आसपास मेरी टीम में से एक पर्सन जाता है, रोज बच्चों को देखता है और पूछता है कि भाई ये क्यों यहाँ पे 1 साल से यहाँ पे है? बोले क्योंकि इनको माँ बाप कोई आए नहीं, ढूंढते हुए कोई आया नहीं, और ये बच्चे कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा हम इनकी मदद करना चाहेंगे, और जब हम इनको जब बालाशाह में लेकर आए, हमने उनको स्कूल्स में डाला, डेफ एंड डम स्कूल में डाला, और उसके बाद हियरिंग एड उनको बिठाई, और ये सारी चीजें करी। और एक छोटी सी चीज और करी कि हमने उनका आधार बनवाया। अब जब हमने आधार बनवाया, हमें एक मैसेज आया कि ये डुप्लीकेट है। और अब ये तब तक 2018 की शुरुआत हो चुकी है, 2018 साल आ चुका है। हमने जब वो बनवाया, उसमें आया डुप्लीकेट मैसेज। हमने कहा डुप्लीकेट कैसे हो सकता है, क्योंकि बच्ची तो संस्था में थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने आज किया है, इसका मतलब इसका रजिस्ट्रेशन पहले कहीं हो चुका है। हमने यूआईडी डिपार्टमेंट से बात करी, यूआईडी ने काफी हमें थोड़ा सा, भाई क्योंकि कोई भी ऐसे किसी की आधार इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है। फिर उनको समझ में आया कि नहीं, ये अच्छे लोग हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, और इनका जो बोलते हैं ना पर्पस बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें उस बच्चे की इंफॉर्मेशन दी जहां से वो रजिस्ट्रेशन हुआ था। वहां पे हमने हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जैसे अगर एग्जांपल लूं कि वो बिहार से थी वो बच्ची, उन्होंने वहां से वो गांव जाके उन्होंने कांटेक्ट किया। जैसे ही वो गांव में पहुंचे, आप विश्वास करिए, गांव में 50 लोग उस बंदे को लेके उसकी बच्ची के घर पहुंच गए, क्योंकि वो पूरा गांव 2 साल उन दोनों बच्चियों को ढूंढ रहा था। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट सब कर दी थी, लेकिन बच्ची बोल नहीं सकती थी, और बच्ची देखिए बिहार से कहां से मुंबई आ चुकी थी। फाइनली वो उस घर पहुंचा, उन्होंने बोला आपकी बच्ची बालाशाह में है। उन्होंने वीडियो कॉल लगाया, वीडियो कॉल लगाते ही बच्ची ने पहचान लिया। ऑब्वियसली हमने कहा आप आ जाइए मुंबई। वो आए मुंबई, हम उन्हें कोर्ट लेकर गए, कोर्ट से बालाशाह लेकर गए, बालाशाह लेकर आए, और जैसे ही हम बालाशाह लेकर आए, वो बच्ची ने अपने जो बोलते हैं ना माँ बाप को, एकदम रोते रोते गले से चिपक गई वो। और जब हमने रीजन पूछा कि ये गुमे कैसे बच्चे, तो उनके माँ बाप स्टेशन के बाहर सब्जियां बेचते थे, और जब वो सब्जी बेचते हैं तो स्टेशन के बाहर बाथरूम जाने की जगह नहीं होती है। तो लड़कियां जो है खास करके वो ट्रेन में जाती थी कि ट्रेन रुक गई, ट्रेन में, लेकिन वो लेट हो गई, बच्ची ने आवाज नहीं सुनी कि ट्रेन चलने वाली है, और ट्रेन मूव हो गई, और वो अनफॉर्चुनेटली मुंबई पहुंच गए। और ट्रैजिक।
incident. what a tragic as well as beautiful Beautiful also. I'm Correct. seeing the positive part. What would be the feeling like? मतलब आप इतने पेरेंट्स और बच्चों को एक साथ मिलाओ, वो फीलिंग ही अलग है, उसको तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते. वाओ. ऐसे बहुत से बच्चे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो बच्चे जिंदगी भर जब बाल आश्रम में आते हैं वो रहते नहीं है. नवंबर की बात करूं, बहुत रिसेंट की बात करूं, वो भी बहुत बढ़िया है. काफी बच्चे हम अडॉप्शन में भी देते हैं, क्योंकि हमारा एक लाइसेंस अडॉप्शन सेंटर है. Okay. हमारा Okay. एक लाइसेंस अडॉप्शन सेंटर है. तो बच्चे संस्था में जिंदगी भर नहीं रहते हैं, वो या तो हाँ. अपने घर चले जाते हैं, और जब वो घर नहीं जा पाते तो लीगली ये बहुत जरूरी है, लीगली वो फिर अडॉप्शन में जाते हैं अपने अडॉप्टेड माँ बाप के पास. आपके सवाल पे आते हुए कि जब वो बिल्कुल वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तब जाके वो बात आती है कि बच्चा 12 साल का हो चुका है, अब उसको किसी बड़े ऑर्फनेज में भेजना पड़ता है क्योंकि अब वो 12 साल का हो चुका है, और फिर उसके बाद उसकी लाइफ वहां से शुरू होती है. लेकिन आप जो बोल रहे हो वो सही है कि 18 साल बाद बच्चे को पूरा हक है कि वो अपना विजन जो उसने बनाया है, या चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्किल में हो, वो उस चीज को वो परस्यू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. फर्क आता है कि क्या उस समय उसके पास उस तरीके की फैसिलिटीज, उस तरह की फाइनेंस, उस तरह का सपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं. और बहुत सी संस्थाएं अब उसके ऊपर काम कर रही हैं. हमारी संस्था भी इसमें अब पोस्ट 18 ईयर्स से हम लोग आने वाले साल में काफी काम करेंगे. जी 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 जी. तो सर, आपने जैसे अडॉप्शन की बात की, और ये मैंने आपको कपिल शर्मा शो में भी सुना था कि बहुत सारे मिथ है लोगों को अडॉप्शन को लेके जनरली, क्योंकि इंडिया में अडॉप्शन का इतना ज्यादा आई डोंट नो व्हाई क्रेज नहीं है. तो अडॉप्शन प्रोसेस को आप किस तरीके से देखते हैं, और आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, क्रेज तो इतना है कि आज की तारीख में 36,000 लोग रजिस्टर्ड हैं. प्रॉब्लम ये है, इससे ज्यादा क्रेज नहीं हो, इससे ज्यादा क्रेज अभी नहीं हो, क्योंकि अभी सिस्टम में उतने बच्चे नहीं है. प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है कि रास्ते पे बहुत बच्चे हैं, हमें लगता है कि संस्थाओं में बहुत बच्चे हैं, लेकिन ये सब अडॉप्शन के लिए नहीं है. इनके माँ बाप हो सकते हैं, माँ बाप नहीं होंगे तो दादी, चाचा, काकी, कोई तो होगा. तो 36,000 लोग हैं आज की तारीख में, और हम लोग एज अ कंट्री करीबन 4-4.5 अडॉप्शन करते हैं. तो आप देखिए कि कितना गैप है कि 4-4.5 अडॉप्शन करना और 36,000 लोग लाइन में रुके हुए अडॉप्शन करने के लिए. तो एक्चुअली बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप हो रहा है इसकी वजह से 2-3 कारण है. जो आपने मिथ की बात करी, सबसे बड़ा मिथ ये है, हम ये समझते हैं कि हम कहीं से एक बच्चा ले आए और हमारा अडॉप्शन हो गया. ऐसा नहीं कर सकते, ये इलीगल है. या जैसे आपकी मेरी बात हुई थी कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग है. ये सही मायने में आप किसी का भी बच्चा उठा के ले आए कि भाई अब मुझे ये बच्चा संभालना है, भले आप उसको बहुत प्यार कर रहे हो, कोई उसमें बात नहीं है, आप उसको पूरा प्यार करते हो, उसको पूरी आप अपने मतलब बोलते हैं ना, अपने बच्चे की तरह उसको आप सब कुछ दे रहे हो, बट वो लीगली आपका नहीं है. क्योंकि जैसे हमने कहा कि कोई बच्चा जब मिलता है, पुलिस उसको लेकर आती है, उसका बच्चा मतलब किसी का बच्चा वो आप रीयूनाइट कर सकते हो किसी के साथ. यहाँ पे अगर आप किसी का बच्चा लेकर आते हो और आपने उसको कोई प्रोसेस नहीं करी है, उसके सही माँ बाप ढूंढने की कोशिश नहीं करी है, कोई बेचारा माँ बाप उस बच्चे को ढूंढ रहा होगा, है ना. तो ऐसा कभी भी कोई बच्चा रास्ते पे मिले उसको लाना नहीं चाहिए. उसको सही तरीके से पुलिस तक, या चाइल्ड लाइन 1098 जो चाइल्ड लाइन का नंबर है, वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हो, फोन कर सकते हो. आपका नंबर और आपका नाम कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है,
और वो आके इस बच्चे की आगे की सहायता करते हैं, क्योंकि चाइल्ड लाइन जो है एक नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी बच्चा हमें ऐसे लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कभी भी हम अडॉप्ट करना चाहें, बिल्कुल करना चाहिए अडॉप्शन। हमें कारा www.cara.nic.in जो वेबसाइट है कारा की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो हमारे वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसी से हमको रजिस्ट्रेशन करके करना चाहिए। तो ये हो गया कि हमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से ही अडॉप्शन करना है, इलीगल अडॉप्शन करना नहीं है। कभी हम अपना बच्चा संभाल भी नहीं पाए तो उसको रास्ते पे भी नहीं छोड़ना है। सरकार ने इसकी प्रोविजन बना रखी है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कि आप सरकार के जो ऑफिसेज हैं, जैसे बाल कल्याण समिति है या हमारी जैसी संस्था है ऑल ओवर इंडिया, उनके पास जाके अपनी कठिनाइयां आप बता सकते हो कि भाई आप नहीं संभाल सकते हो, तो आपको स्कीम्स भी हैं सरकार की जो आपको दी जा सकती हैं। तो पहली बात है, ना तो इलीगल अडॉप्ट करना है, और दूसरा है कि ना किसी को इलीगली अडॉप्शन में बच्चा देना है। लीगल अडॉप्शन करना है तो कारा की वेबसाइट से ही करना है। ये पहली बात हो गई। इसके साथ में आपको थोड़ी सी और एक एड ऑन आपको बात बताता हूं कि हम जब अडॉप्शन करते हैं तो हम बहुत सोचते हैं कि नहीं, हमें इस बच्चे को नहीं बताना, बच्चे को नहीं बताना चाहिए। बच्चे को बताएंगे तो उसका मन रूठ जाएगा, या वो बुरा मान जाएगा, या हमें प्यार करना बंद कर देगा। नहीं, ये आज के जनरेशन के बच्चे हैं जो सच में बिलीव करते हैं। आज आप, मैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमारा देश, हम सच में बिलीव करते हैं। तो जब हम सच में बिलीव करते हैं तो बच्चे का जो सच है वो उसको जानने का पूरा हक है और वो उसको बताना चाहिए। तो जब हम अडॉप्ट करते हैं तो जो सबसे बड़ा जो दूसरा मिथ है कि हमें उनको उनका सच बताना चाहिए। और एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा जो एक हम सबके लिए है कि चाहे कोई भी हो वो अडॉप्शन में, अगर आपका कोई मित्र है या आपका कोई दोस्त अडॉप्ट करना चाहे तो कभी भी उसको आप डिस्करेज मत करिए, क्योंकि अगर हम डिस्करेज करते हैं तो वो कोई मतलब वो भी तो भाई अडॉप्शन कर रहा है तो अपनी लाइफ वो अडॉप्शन से बढ़ाना चाहता है। या अगर मैं अडॉप्शन, अगर या मैं अडॉप्टेड हूं तो मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है, मेरे कोई सीन नहीं निकल आए, मैं भी एक इंसान हूं। तो उस तरीके से हमें ये तीन चीजों को ध्यान रखना है एज अ कम्युनिटी अडॉप्शन में। प्लस एक बच्चे को अच्छी लाइफ मिल जाएगी। बिल्कुल। सर, यहाँ पे अगर आपने कभी ऐसा चैलेंज फेस किया है कि किसी ने अडॉप्ट तो कर लिया बच्चा, ठीक है, लीगली ही किया है, लेकिन अभी उनका मन बदल गया, या वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, या वो खुद ही उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो बहुत लोग होते हैं कि नहीं, अब उस बच्चे से मन हट गया। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास वापस लेकर आ गए हो कि अब हमें ये बच्चा नहीं चाहिए? कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं ये मतलब भगवान का शुक्र मनाता हूँ, या मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि मैं बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। यस, ये, और हम थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हैं। मैं आई बी वेरी फ्रैंक विद यू कि हम थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है। हम ऐसे ही कोई फैमिली को बच्चा देते नहीं है। हम जो काउंसलिंग, देखिए ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो ये होता है, मैं आपको वही बताता हूँ, ऐसा नहीं होता। ये होता है, सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि हम फैमिलीज को काउंसलिंग बहुत करते हैं, उनका मन टटोलते हैं, उनके मन में, देखिए हम चाहते हैं कि हमारा आगे, देखिए जैसे अगर आप, हम कोई विजन लेके चल रहे हैं आज अपनी लाइफ में। जब आप ये इतना ब्यूटीफुल एक इंस्टाग्राम पे आप एक चैनल चला रहे हैं तो एक विजन है आपका। आज जो यूथ हमें सुन रहा है उसका एक विजन है। वैसे हम भी चाहते हैं कि जब कोई माँ बाप अडॉप्ट करे तो सिर्फ हमें ये नहीं बताए कि हम उसको अच्छा खाना देंगे, हम उसको अच्छे, वो तो आप करना ही है, वो तो करना ही है भाई। बच्चा अडॉप्ट करोगे तो अच्छा खाना खिलाओगे, अच्छा एजुकेशन दोगे, लेकिन मेरा बच्चा जब 25 साल का यूथ बनेगा तब का विजन मुझे आज देखना है कि आपका विजन क्या है मेरे बच्चे के लिए। आप क्या मेरे बच्चे के लिए करोगे कि जब वो 25 का होगा तब वो इस देश के लिए क्या कर सकता है, ये हम आज सुनना चाहते हैं। तो हम काउंसलिंग बहुत करते हैं, हम उनसे क्वेश्चंस भी बहुत करते हैं, जिससे कि हमारे फैमिलीज का, जो ऐसी फैमिलीज है जो प्रिपेयर्ड नहीं है, जो आप बता रहे हो मैम, वो बेसिकली मतलब ये है कि वो फैमिली प्रिपेयर्ड नहीं है, करेक्ट, वहीं से पीछे हट जाती है। वो समझ जाती है कि अडॉप्शन हमारे बस की बात नहीं है। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि ये हुआ है देश के अंदर। करीबन पिछले 1.5-2 साल पहले एक आर्टिकल आया था, काफी आर्टिकल्स आए थे कि जहां पे 250 से आसपास बच्चे माँ बाप ने वापस कर दिए थे। उसमें बालाशा का एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 250 बच्चे ऐसे थे कि जो माँ बाप ने वापस कर दिए थे। और कारण इसी तरीके के थे कि भाई बच्चे से हमारा मन नहीं लग रहा है,
बच्चे से फीलिंग अटैच नहीं हो रही है, या बच्चा हमारी, अब 6-7 साल का बच्चा है तो बच्चा हमारी बात सुन नहीं रहा है, बच्चा भी कि भाई मेरे को इनके साथ एडजस्ट नहीं करना है, ये मैं वो विजन नहीं था मेरे पेरेंट्स का, या मेरे को लगा था कि भाई मुझे मतलब एक डिफरेंट टाइप की आजादी मिलेगी, लेकिन जो संस्था में मुझे नहीं मिलती थी, तो बेसिकली वो मिसमैच कई बार होता है। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा दोष इसमें पेरेंट्स का ही होता है, और बहुत बड़ा दोष हमारे जैसे प्रोफेशनल्स का भी होता है जो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं दे पाते, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आज जो, जैसे आपने कहा, मेरी फैमिलीज के साथ भी हुआ है मेरी फैमिली के साथ, काफी फैमिलीज के साथ, कि बच्चा अडॉप्ट किया है और उनको बायोलॉजिकली फिर बच्चा हो गया। हाँ, ऐसा होता है सर, होता है। लेकिन मेरी फैमिलीज ने हमेशा, जब हम ये बात करते हैं, उनके तरफ से यही बात निकलती है कि मतलब अगर एक इमोशनल तरीके से इस बात को जब वो व्यक्त करते हैं तो वो यही कहते हैं कि सुनील, हमारे नसीब में तो बायोलॉजिकल बच्चा था ही नहीं, तभी तो हम अडॉप्ट करने आए, ये इस बच्चे के नसीब से ये आया है जी। तो अब ये बच्चा तो मेरे लिए और इम्पोर्टेंट हो गया कि इसके नसीब से जो सुख, एक बायोलॉजिकल बच्चे का सुख हमें नहीं मिल रहा था, वो भी आज हमें मिला है। तो ऐसी फैमिलीज सही फैमिलीज होती हैं, और इनको हम काफी काउंसलिंग करते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट होता है। और डेफिनेटली मैं सबको अपील करूंगा कि अडॉप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रोसेस पूरा कर लिया और एक बच्चा अडॉप्शन में आ गया और अडॉप्शन खत्म हो गया, नहीं। अडॉप्शन उस दिन से शुरू हो गया, उस दिन से एक माँ बाप जो अडॉप्ट करते हैं उसके लिए शुरू हो गया, उस बच्चे का जीवन उस अडॉप्शन में शुरू हो गया। और ये बच्चे बहुत ब्यूटीफुल करते हैं। मतलब अभी भी थोड़ी देर पहले जब मैंने शेयर किया कि आज आप और हम मिल रहे हैं, तो काफी लोगों ने इंस्टाग्राम पे स्टेटस रखा, उसमें से मेरी एक बच्ची है जो बालाशय से अडॉप्ट हुई थी, और वो इतना मुझे प्राउड महसूस करती है। मतलब हम इतना प्राउड महसूस करते हैं उसकी जर्नी को देख के, और जो जितने बच्चे उनकी जर्नी को देख के तो बहुत ही ब्यूटीफुल करते हैं। तो हमें अडॉप्शन करने के लिए सही मानसिकता की जरूरत है, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि नॉर्मल एक पेरेंटिंग होती है, जिन बच्चों को शेप अप कर रहा है, जिनके बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं, सेम एज लाइक आप अडॉप्ट भी कर रहे हो तो भी आपको बच्चों को उस तरीके से शेप अप करना पड़ेगा। यही इसके पीछे लॉजिक। एब्सोल्युटली, तो सर बहुत ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर, जैसे आपने बताया कि बच्चे को ऐसे अडॉप्ट नहीं करना है, लीगली ही अडॉप्ट करना है, सारा तरीका लीगल होना चाहिए। अगर इन केस पेरेंट नहीं करते हैं, अटैच हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे, जो भी है ब्ला ब्ला, तो उसके बाद अगर मतलब उसके रिजल्टेंट्स क्या होते हैं अगर वो लीगली बच्चा नहीं अडॉप्ट करेगा? क्या जो पेरेंट्स है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट है, वो उनपे उनको अरेस्ट करवा सकते हैं कि क्या? क्योंकि ऐसे पेरेंट्स होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं। बायोलॉजिकल पेरेंट कंप्लेन कर सकते हैं। बायोलॉजिकल पेरेंट वो थ्रू प्रॉपर प्रोसेस वो बच्चा वापस ले सकते हैं। सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट ही नहीं मैम, अगर आपके आस पड़ोस वाले भी अगर कंप्लेन कर देंगे प्रॉपर अथॉरिटी को, तो बच्चा अथॉरिटी आपसे वापस ले सकती है। इसलिए अटैचमेंट, देखिए माँ बाप अगर हम बनना चाहते हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो कोई गलत नियत से नहीं ले रहा है बच्चा, ठीक है, वो सही नियत से ले रहा है कि भाई मेरे पास बच्चे नहीं है या बच्चे हैं तो मुझे मेरी फैमिली बढ़ानी है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आपकी नियत बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन नियत अच्छी होना का मतलब ये नहीं है ना कि आप लॉ फॉलो नहीं करोगे। तो लॉ तो फॉलो करना ही है, और लॉ आज की तारीख में यही है कि जो भी अडॉप्शन करना चाहे वो एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ आए। तो सर ये मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग की मैं अगर बात करूं, इट्स मोस्ट ये बहुत ही डिफिकल्ट आपके लिए टास्क रहता होगा अगर वहां से आपके पास बच्चे आ रहे हैं तो, क्योंकि उनकी वो किस मानसिक टॉर्चर से गुजरे हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ है, आके उनकी काउंसलिंग करना, वो सब कुछ। तो आप उसको कैसे उस चीज के लिए कैसे आप ओवरकम करते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे तैयार करते हैं उन बच्चों को, और आपकी टीम कैसे तैयार करती है? जैसे आपने ट्रैफिक की, ट्रैफिक से ज्यादा मैं कहूंगा कि एक अबैंडनमेंट का दुख कि मैं अबैंडन्ड हूं, ये बहुत ही बड़ा होता है। मतलब ये बहुत ही बोलते हैं ना कि दुखद होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल, एक जो मेरे लाइफ में एक सिचुएशन हुई थी वो मैं आपको बताऊंगा। कि अब आप इमेजिन करिए फिर से कि फिर से रेलवे स्टेशन मुंबई का,
और एक बच्चे की माँ उसको लेकर आती है स्टेशन पे, और उसको स्टेशन पे छोड़ के हुए ये बोलती है कि आज से तेरा मेरा संबंध खत्म। हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट ब्रेकिंग। और ये ट्रॉमा, ये ट्रैफिकिंग से बड़ा ट्रॉमा है, क्योंकि ट्रैफिकिंग में आप किसी जी और को तो दोष दे सकते हो, लेकिन जब वहां जी, पे आपका कोई घर का व्यक्ति आपको अबैंडन करे एंड यू आर आपकी 7, माँ। नॉट 3 4, यस, आपकी मदर हो या आपके फादर हो, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। तो जब ये बच्ची फिर संस्था में आई और इसका पूरा प्रोसेस हुआ, इसने बिल्कुल कुछ बताया नहीं, और इसका प्रोसेस हुआ, फ्री फॉर अडॉप्शन भी हो गई, अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हो गई। लेकिन जब इसकी काउंसलिंग करते थे तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो है प्रॉपर ट्रेन काउंसलर्स का। तो जो मेंटल हेल्थ की हम्म। हम बात करते हैं, जो अब तो हमने अभी कोविड के टाइम पे बात शुरू करी बात करना, लेकिन 1998 से हमारे पास ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, या 94 से भी। तो जो अभी जो मेरे पास अभी काम कर रही हैं वो तो 98 के आसपास है, लेकिन 94 से हमारे पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों के साथ बात करना, उनके ट्रॉमा के साथ उनके साथ ईज करना, या उनको छोटी छोटी चीजें जो उनकी लाइफ की है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस की है, वो एक्सप्रेस करके अपना दुख शेयर करें, जिससे उनको साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाल आशा ट्रस्ट ये काफी अच्छी तरीके से काफी सालों से कर रही है। तो इस बच्ची ने एक ही सवाल किया कि जब मेरी बायोलॉजिकल माँ, जिसको हम बोलते हैं खुद की माँ, जब मेरी खुद की माँ मुझे छोड़ सकती है, तो अडॉप्टेड माँ नहीं छोड़ सकती? इतना बड़ा सवाल। Oh God. उसके बाद हमें समझ में आया कि नहीं, इसके मन में बहुत ही बड़ा ट्रॉमा है। उसको और काउंसलिंग दी, सपोर्ट दिया, जितना अच्छी तरीके से वो जैसे मेरे से अटैच थी, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से वो दूसरी लेडीज के साथ अटैच नहीं हो पाई, क्योंकि वो उसने मदर, एक अनफॉर्चुनेटली एक मदर जी फिगर का उसके मन में एक सवाल आ चुका था। और फिर बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उसको एक फैमिली मिली, वो फैमिली को हमने पूरी स्टोरी बताई कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, तो थोड़ा इसके मन में मदर के प्रति इमीडिएट एक लव अफेक्शन डेवलप नहीं होगा। उसको भी समझाया बेटा घर तो माँ बाप से ही बनता है, और फाइनली फादर को बताया कि भाई ये आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगी तो आपको घर में ज्यादा सपोर्ट करना है। इस तरीके से वो अडॉप्शन हुआ, और मैं आपको बहुत ही बोलते हैं ना, खुशी से ये बात बता सकता हूँ कि वो बच्ची बहुत ही बढ़िया तरीके से वो वहां पे एडजस्ट हो गई है, और अब तो काफी साल हो गए एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। वाह तो ये जो ट्रॉमा वाह। है, जी जी, सर तो ये जो ये ट्रॉमा है परफेक्ट, ये, जी ये जी परफेक्ट प्लीज गो अहेड। एग्जाम्पल है सर कि खून का रिश्ता बड़ा नहीं होता है, पालने वाली माँ ही सब सब कुछ होती है। वेल जिसने सेड। जन्म दिया है वो ही माँ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आपको पाले, आपको आपको समझे, आपको बड़ा करे, वो ही असली में माँ होती है। एब्सोल्युटली, सो ब्यूटीफुली सेड, क्योंकि मैं इस बात को पूरा बिलीव करता हूँ कि खून से बिल्कुल रिश्ते नहीं बनते। मतलब खून से ठीक है, वो हम इतने सालों से वो एक बीच में एक मूवी भी आई थी, और उनको मैंने लिखा भी था इस बारे में, क्योंकि उसमें एक डायलॉग था कि अपना खून तो अपना होता है। तो आई वॉज हम्म। वेरी अपसेट, क्योंकि उसमें एक अडॉप्शन का रेफरेंस भी था, और वो एक्टर्स को बच्चे नहीं होते हैं तो अडॉप्शन का रेफरेंस होता है, फिर वो आगे जाके सरोगेसी करते हैं। नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। बट इन दैट दे हैड यूज्ड द वर्ड कि अपना खून अपना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जी देखिए, जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हो तो जन्म देने का एक्ट तो खत्म हो गया। उसके जी बाद जी जी। आपसे, हमारा अगर वो मेरा भी खून है या किसी का भी खून है, वो आपसे 2 या 3 चीज ले सकता है। वो आपसे आपका नैन नक्श ले सकता है, ठीक है, हाइट हेल्थ ले सकता है, या आपकी बीमारियां ले सकता है। बस इन 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं ले सकता। लेकिन कोई अडॉप्टेड बच्चा जो है वो ये 3 चीज नहीं लेगा, लेकिन आपका कैरेक्टर पूरा ले सकता है। बिल्कुल, आपका संस्कार कैरेक्टर पूरा आपसे ही ले लेगा सकता सर। है। और इतने एग्जैक्टली। सालों के एक्सपीरियंसेस में मैंने जितने भी बच्चे देखे, जितने भी बच्चे देखे, मेरे को एक बच्चा, और मैं करीबन करीबन 1000 अडॉप्शंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पूरे जो लाइफ साइकिल के अंदर 1000 बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बालाशा ने जो अडॉप्ट करवाया है, उसमें से एक बच्चा मुझे आज तक ऐसा नहीं दिखा कि जो मैं बोल सकूं कि ये माँ बाप के लहजे से अलग बच्चा है। जैसे माँ बाप वैसा बिल्कुल बच्चा। माँ बाप अगर लॉयर बिल्कुल। तो बच्चा भी लॉयर। बिल्कुल। वाह। हम भी सर वी आर ऑल्सो मदर्स, तो ये चीज ना पता है कि बच्चा पैदा करना इज समथिंग, बट उसको फिर आगे पालना इज अ वेरी बिग फिगर। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। हर दिन यू नीड टू शेप अप। मेरे बच्चे को अगर मैं 2 दिन राइटिंग ना कर रहा हूँ तो ही विल फॉरगेट
कि क्या लिखना था, तो उनको हर दिन कंटिन्यूअस आपको वो चीज उनके अंदर डालनी पड़ती है, डालनी पड़ेगी। तो पेरेंटिंग इज अ वेरी सेंसिटिव एंड अ टफ टास्क, बहुत ही उससे करना पड़ता है, फिर चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे अडॉप्टेड हो, तो ये तो रहता ही है। बट आई हैव टू सर गिव यू अ एक कॉम्प्लीमेंट, मुझे ये पता नहीं था कि आप मदर्स हैं, क्योंकि जब मेरे घर में मैंने बात करी तो मैंने फ्रैंकली, मेरी टीम ने मेरे ख्याल से आपकी मेरी टीम ने भी आपसे बात करी थी, तो मुझे मेरी टीम ने बोला कि 2 लड़कियां हैं जो चैनल चला रही हैं, उनको बात करनी है। तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट यू मस्ट टेक कि इट डज नॉट लुक दैट यू आर मदर्स, बट रियली थैंक यू मोर हैट्स ऑफ सर। टू यू, मोर हैट्स ऑफ टू यू कि आप एक माँ का पूरा कर्तव्य निभाते हुए इतना बढ़िया काम कर रही है। इनफैक्ट नाउ आई फील मोर proud to be on this channel with you guys. थैंक यू सो थैंक यू मच सर। सो मच द सर। मोटो इज, ये भी मोटो है कि वी वांट टू गिव एन एग्जांपल टू आवर किड्स कि आप एक मदरली फिगर होते हुए भी आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। इट्स नॉट, बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल, जो चाहो कर क्योंकि बच्चे सकते देख रहे हैं आपको, हमारे हो। बच्चे हमें एग्जैक्टली, देखते हैं। जी बिल्कुल और मैं बिल्कुल वही चीज वो फॉलो करते हैं। बहुत से बार मेरे पास कई बार कपल्स आते हैं, और वो कपल्स जब हस्बैंड वाइफ, क्योंकि काफी टाइम से बच्चा नहीं होता है, तो ऑब्वियसली दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत ही एकदम जनरल तरीके से वो बोलते हैं कि बच्चा जब हमें मिल जाएगा तो वाइफ जो है वो जॉब छोड़ देगी। मैं बहुत अपसेट होता हूँ तब, तो और मैं उनको ये मेरी अपसेट जो होती है मैं सामने बताता हूँ कि अगर आपने वाइफ को जॉब छुड़वाया, मैं बच्चा नहीं आपको क्लियर करूंगा। क्यों? बच्चे तो देखिए बड़े होंगे, उनको संभालना है। जब बच्चे छोटे होते हैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, खास करके अगर वो गर्ल चिल्ड्रन है, उनको ये देखना है कि हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर खास करके, क्योंकि इतने साल हमारे देश में कि इतना बोलते हैं ना कि इतने बड़े बड़े जो मतलब वुमन एंटरप्रेन्योर्स हैं या वुमन फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो हमारे बच्चों को घर में भी वो मिलना चाहिए, एक विजन जी मिलना चाहिए कि भाई जी मेरी मदर ने ये किया है, मेरे फादर ने ये किया है, तो हमें भी ये करना है। तो हम हमारे पेरेंट्स को भी ये बोलते हैं कि आपको जॉब छोड़ के घर में नहीं बैठना है, आप थोड़ा सा आप अपना जॉब का एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है, जी आपको चाहिए तो घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है या क्रैश आप अरेंज करिए, लेकिन हम्म। जॉब नहीं छोड़ना है, आपका जॉब आपको हमेशा चालू रखना है। तो रियली आई थिंक यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच सर। सर, आपने मीन्स अ हमें इतना लॉट। मोटिवेट कर दिया है ना। सर एक थैंक यू और सर। चीज, कपिल शर्मा शो की बात सुरुचि ने की थी, तो द स्पीच यू गेव वाज वेरी इंस्पायरिंग। उसमें जी यस आपने एक बात बोली थी कि यू मतलब एक दिन के बच्चे भी आपके पास लेके आए हैं, लोग आपको मिले हैं, तो इट मस्ट हैव बीन अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। आप लोगों ने कैसे हैंडल किया उस फेज को, क्योंकि एक दिन का बच्चा, वी कैन इमेजिन क्या क्या एब्सोल्युटली। डिफिकल्टीज रहती। तो देखिए इतने सालों के अंदर मतलब एक दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, कोई एक बार नहीं हुआ है ये साल, मतलब इतने सालों के हमारे काम में अगर बाल आशा की बात करूं तो 36 ईयर्स, मेरी पर्सनली बात करूं तो अराउंड 27-20 ईयर्स, इसमें काफी बार हो चुका है। तो इट इज नॉट वन टाइम। एक तो ये हो गया है कि हम लोग काफी, ऑफ कोर्स जब एक छोटा बच्चा आपके हाथ में आता है तो वो इजी नहीं होता है, मतलब इट्स जस्ट अ 1 or 2 day चाइल्ड, बट एट द यस सेम टाइम यू, आई ऑलवेज फील एक सडनली बोलते हैं ना एक हैप्पीनेस, लाइक यू आर अगेन अ फादर और अ मदर, यू नो, यस आपको एक मतलब इट्स, आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी कि हमें इतनी बार वो महसूस होने का मौका भी मिलता है, यू नो, एक घर अपने अपना एक बेबी अपने हाथ में आए, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो जब भी यस। कोई बच्चा आता है तो एक तो वो फीलिंग भी होती है, ऑफ कोर्स थोड़ा डर भी होता है, बच्चा छोटा होता है, लेकिन मेरे पास हम्म। बहुत बढ़िया मेडिकल टीम है मैम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज राइट बालाशाह के अंदर हमारे पास 2 पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल है ऑन कॉल, यू नो, डॉक्टर फजल है, डॉक्टर अजीत है, और मेरी जो पैरामेडिकल टीम है, जो मेरी सारे जो नर्सेज की जो टीम है वो एक अवेलेबल है, या जैसे मैंने जयश्री की बात करी है, सारे लोग अवेलेबल है, तो एक टीम प्रॉपर हमारे पास अवेलेबल है। तो चैलेंज होता जी है वो, क्योंकि एकदम आपके हम्म। हाथ में कोई छोटा बच्चा है, लेकिन वो चैलेंज हम लोग इतनी बार उस चीज को हम लोग यू नो गो थ्रू कर चुके हैं कि अब उसको हम हैंडल कर लेते हैं। हमें पता है डॉक्टर से बात करनी है, बच्चा अगर इल है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे साथ अब अटैच्ड हैं, और अच्छे जी से अच्छे डोनर्स भी अटैच्ड हैं कि जो सपोर्ट करना चाहे। जैसे आपने कपिल शर्मा शो की बात करी, काफी डोनर्स आए, और आपके जैसे देखिए जो अब आपके जब चैनल पे जब ये वीडियो लोग देखेंगे या ये, तो जी बहुत से लोग बिल्कुल अटैच होते हैं, तो बहुत से लोग फिर आगे आए, और इस तरीके से हम बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कब होती है, बच्चा एक दिन का मिलता है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब होती है कि बच्चा
खराब कंडीशंस में मिले। खराब कंडीशंस का मतलब क्या? डस्टबिन में मिले, डस्टबिन के अंदर बच्चा मिलता है, बच्चा टॉयलेट में मिलता है, बच्चा सुलभ शौचालय के अंदर मिलता है, बच्चा रेलवे स्टेशन पे मिलता है, बच्चा रेलवे ट्रेन के अंदर मिलता है, बच्चा हॉस्पिटल के दरवाजे पे मिलता है, बच्चा हॉस्पिटल के अंदर छोड़ दिया जाता है। बच्चे जब बच्चे को टॉयलेट के अंदर से बाहर फेंक दिया, जब बच्चा इन कंडीशंस में मिलता है ना मैम, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो ज्यादा दर्दनाक होता है। तब आपको लगता है, और तब हमें भी एक फीलिंग आती है कि अरे हम जैसे लोग, कोई बाल आशा एक संस्था नहीं है, भारत के अंदर 350 से ज्यादा संस्थाएं इस तरीके का काम कर रही हैं, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में कर रही हैं। तो इतनी जब संस्थाएं अवेलेबल है, तो अब ऐसे माँ बाप या ऐसा कोई जो ये बच्चा नहीं संभाल सकता है, तो इस तरीके से क्यों छोड़ता है कि वो बच्चा। अभी पिछले महीने नाले के अंदर, मुंबई के अंदर एक 12 दिन की बच्ची मिली, नाले के अंदर। तब बहुत दुख होता है। तब आपको एक तो मेडिकल, अब उसकी इमरजेंसी हो गई अभी, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन, हेल्थ भी खराब हो सकती है। मेरे को आज भी याद है, जो पिछले महीने एक बात में वो फिर से मुझे याद आई, काफी साल पहले एक मृत्युंजय करके एक बच्चा था, दूसरी संस्था में वो बच्चा गया था, लेकिन उसको जब छोड़ा गया था ना, उसको छोड़ते समय जिसने छोड़ा उसने देखा नहीं कि नीचे कांच थे। अब वो जितना बच्चा रोता था उतने कांच लगते थे, उतना कांच लगता था उतना बच्चा रोता था। तो बच्चा टोटली बेड रिडन हो गया, टोटली बेड रिडन। यहाँ पे दुख होता है, और यहाँ पे फिर हम आके हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? कि अब हम कुछ भी कर लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, हम बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ले आए, हम बढ़िया से बढ़िया थेरेपिस्ट ले आए, लेकिन अब वो बच्चा अगर जिंदगी भर के लिए हैंडीकैप हो चुका है, हम उसके आगे हार जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वही वहां पे आके हम बोल सकते हैं ना कि वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्लीज कभी भी कोई बच्चा नहीं संभाल सकता, उसको ऐसे नहीं छोड़े। अगर बच्चा, आपको विश्वास नहीं होगा, थैलियों में बच्चे मिलते हैं। This is so terrible, so terrible. तब जाके फिर हम हार जाते हैं। दैट इज, अब हम करते सब कुछ है उसके बाद। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग। जैसे मैंने कहा, बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर्स हम लोग लेकर आते हैं, बेस्ट टू बेस्ट थेरेपी लेकर आते हैं, सर्जरीज, ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी 3-3, 4-4 थेरेपीज हम लोग, सर्जरीज हो चुकी हैं, पाँव की सर्जरीज की, अब थोड़ा चल लेगा अब, और वो बच्चे काफी इंप्रूव भी हो जाते हैं। बट जो डैमेज हो चुका है, वो अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो हो चुका है, वो नहीं होना चाहिए। उसके आगे तो हार जाते हैं। प्योरली लैक ऑफ अवेयरनेस, और इसमें 90% मैं बोलूंगी कि शायद पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके से छोड़ने के लिए। कैसे आप अपने खुद के बच्चे के साथ इतनी भी अटैचमेंट नहीं रखते हैं कि आप उसको छोड़ना चाहते हैं। वो मैं उस पे नहीं जाऊंगी कि क्यों छोड़ना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप उस किस तरीके से और कहाँ पे छोड़ रहे हैं, आप इतने कैसे डिटैच हो सकते हो जबकि आप खुद उसके पेरेंट हो। ये बहुत मतलब फिर ऐसा लगता है कि अपना देश आगे तो बढ़ रहा है, पर अपने लोगों की सोच कहाँ जा रही है। फिर बड़ा दुख होता है कि हम ऐसे सोसाइटी, ऐसे समाज में है जहाँ पे इस टाइप के लोग भी रहते हैं। अवेयरनेस नहीं है मैम, प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अगर हम इसको और डीप अगर हम देखें, तो वो उस पर्सन को एक्शन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर हमारे आसपास, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें मालूम पड़े कि जो बच्चा छोड़ना चाहता है, और वो सामने से बोले कि मुझे बच्चा छोड़ना है, हम उसको फिर गलत तरीके से देखते हैं, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो छुप छुपा के करना चाहता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर हम उस चीज से शेम निकाल दें कि भाई शेम नहीं है, ये कोई मतलब आप नहीं संभाल सकते, ठीक है नहीं संभाल सकते, आप सरकार के पास तो जा रहे हो ना, आप सरकार के पास तो बच्चा दे रहे हो, संस्था के पास से बच्चा दे रहे हो। जब इससे हम शेम निकाल देंगे ना, ये चीजें कम हो जाएंगी, ये भी एक फैक्ट है। तो सर कभी ऐसा भी हो सकता है कि बायोलॉजिकल पेरेंट जो बच्चा नहीं रखना चाहते हैं, वो डायरेक्ट आपको अप्रोच करें कि हाँ हमको बच्चा नहीं रखना है, तो वो प्रोसेस सिंपल होगा? I mean, अगर हम सोसाइटी को एक तरफ रखें। जी, वो प्रोसेस सिंपल भी होगा, वो लीगल भी होगा, और इतना लीगल है। देखिए, आज आपने बच्चा छोड़ दिया, ठीक है, आज आपने जब रास्ते पे छोड़ा तो आपने क्राइम कमिट किया है, ये बहुत जरूरी है। अंडर 117 से आईपीसी के अंदर वो क्राइम हो जाता है। तो क्राइम हो गया,
अब आपको अगर पुलिस ने पकड़ लिया, जो पुलिस कई बार सीसीटीवी से पकड़ भी लेती है, तो आप जेल जाओगे, ठीक है। ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमें बच्चा नहीं छोड़ना है क्योंकि वो क्राइम है। दूसरा, जब वो संस्थाओं में आते हैं तब इसको हम बोलते हैं सेफ सरेंडर, मतलब सेफ्टी से आपने बच्चे को गवर्नमेंट में अपने कोई अच्छी संस्था जो लाइसेंस संस्था है उसको दिया, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है अपना, उसके लिए प्रोविजन दे दिया है। गवर्नमेंट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रोविजन दे दिया है कि जो माँ बाप बच्चा नहीं संभाल सके वो कॉन्फिडेंशियलिटी रख के बाल कल्याण समिति या हमारी संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं। वो बच्चा पूरे पेपर्स के साथ संस्था में रखा जाएगा। आपने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया है, सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, आज आपने अपना बच्चा दिया, लेकिन हो सकता है ना मन बदल सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ है कि भाई एक एग्जांपल लें कि भाई लड़का लड़की की शादी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, दोनों साइड के लोग तैयार नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा उसमें से हुआ, बच्चा संस्था में आया और बाद में फिर उनसे बातचीत करके हमने दोनों को मिला दिया, तो बच्चा अब वो 60 डेज के अंदर वो माँ बाप के पास फिर से जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि माँ बाप को 60 डेज ये राइट मिलता है कि वो बच्चा अपना वापस से संस्था से ले जा सकते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है। एक तो आपने एक तो बच्चे को रास्ते पे नहीं छोड़ा, जो बढ़िया बात हो गई कि बच्चे को कोई भी डैमेज नहीं होगा। दूसरी चीज, उस दिन से आपको 60 डेज मिल रहे हैं कि 60 डेज में आप अपना मन बदल सकते हो, अपनी लाइफ बदल सकते हो, अपना जो भी आपके लाइफ में चैलेंज हुआ होगा, उसके लाइफ में तो चैलेंज होगा, वो आप ओवरकम कर सकते हो। सरकार के पास वापस आ सकते हो, बाल कल्याण समिति के पास वापस आ सकते हो, अडॉप्शन एजेंसी के पास वापस आ सकते हो और बोल सकते हो भाई मुझे मेरा बच्चा वापस दो, एंड द चाइल्ड विल बी गिवन बैक। बिल्कुल आपको वापस भी दे दिया जाएगा। आई थिंक इस चीज की नॉलेज नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो अबाउट दिस प्रोसेस। वरना अवेयरनेस की बहुत कमी है। और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपका जो इंस्टाग्राम जो मैं कई बार चैनल बोलता हूँ, हैंडल बोलता हूँ, ये मैं इतना टेक्नोलॉजिकल परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके माध्यम से जो काफी लोग आज सुनेंगे या आगे कभी आप इसके बारे में हम आपको मटेरियल दे सकते हैं जो आप शेयर करोगे, कि जिससे लोगों, जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगा ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट रहेगी अपनी सोसाइटी के अंदर। जी सर, हम भी यही चाहेंगे कि ये इंटरव्यू एक लैंडमार्क साबित हो, सब लोग इस बारे में जाने कि अडॉप्शन और सरेंडर both are so easy nowadays. You just have to open your mind and just research before doing any kind of action. अभी सर मेरा सवाल है आपसे कि इतना तो मुझे आपसे बात करके समझ में आया कि आपने बाल आशा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं, आपने आकर नई नई चीजें इनिशिएट की हैं, जैसे कि आपने बताया कि न्यूट्रिशन के लिए आपने काम किया है, आपने एड ऑन किया है बहुत कुछ, क्योंकि एक जो विजन था बाल आशा का उसको आपने और ऊंचाइयां दी हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें ऐड की हैं। एक परफेक्ट लीडर की जो क्वालिटी होती है वो आपने पूरा शो किया है कि सिर्फ एक वही विजन को लेके नहीं चले, आपने उसमें उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने बाल आशा को लेके गए हैं, बहुत सारी मीडिया कवरेज हुई है, सेलिब्रिटीज आए हैं। आप बाल आशा कोई ऐसी संस्था नहीं है जो आप सिर्फ लोकल में जानते हैं बाल आशा को, बाल आशा को अब सब जानते हैं। तो ये फीलिंग कैसी है सर कि आपने उस चीज में एक नया नया चैप्टर आपने दिया है बाल आशा को, तो कैसा लगता है सर? तो मेरे ख्याल से यस, इन अ सर्टेन वे आप बोल सकते हो कि एक नया चैप्टर ये है बाल आशा के लिए कि अब काफी लोग बाल आशा को जानते हैं, खास करके जो रिसेंट मीडिया कवरेज जो सेलिब्रिटीज आए या, लेकिन इसका सारा जो श्रेय है जो इतने सालों से मैं कहूंगा ना, तो बाल आशा ये कोई वन पर्सन नहीं है, बाल आशा मैं नहीं हूँ, बाल आशा जो ये सारे लोग हैं, अब उसमें सिर्फ मेरी टीम नहीं है, उसमें मेरे बच्चे हैं जो आज 20, 22, 25 साल के हो चुके हैं, वो मेरे बच्चे हैं जो मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बाल आशा की टी शर्ट लेके पहन के उसको मैराथन में भागना एक गर्व महसूस करते हैं। मेरे वॉलंटियर्स जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, अब आपको विश्वास करिए कि जब हमें कोई नहीं पहचानता था, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे वॉलंटियर्स, मैं आपको पिछले 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जब ये सोशल मीडिया और ये सारी चीजें शुरू ही हुई थी, तो उसमें से मेरा एक वॉलंटियर ने
लड़का है, लड़का है, लेकिन वो पूरे मैराथन 21 किलोमीटर्स, एक वो बैले डांसर्स जो पहनते हैं ना, टूटू बोलते हैं उसको, जो बैले यस सर, टू टू डांसर्स एक ड्रेस, जो छोटी सी एक टू फ्रॉक टू। जैसी होती है, हाँ, तो वो पहन के वो 21 से 22 किलोमीटर मुंबई में उसने मैराथन किया, बालाशाह का टी शर्ट पहन के। और मैंने कहा टूटू मतलब ये फ्रॉक जैसा क्यों पहन रहे हो? बोले मैं चाहता हूं कि इसके अट्रैक्शन से लोग मुझे देखें, और जब वो मुझे देखेंगे तब बालाशाह का नाम लेंगे। वाह। वाह। तो इस तरीके से जो है, ये बोलते हैं ना, सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज कि ये एक बोलते हैं ना कि ये सबका उसके अंदर पार्टिसिपेशन है, कि जहाँ पे बालाशाह का जो आज जिस बुलंदियों तक बालाशाह है और आगे जाएगी, इसमें एक सबका पार्टिसिपेशन है। और धीरे 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 आज हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, एक अमेजिंग फीलिंग है। और जैसे मैंने कहा कि ये एक जिस चीज को मैं बिलीव करता हूँ, वो एक मैं आपको इंग्लिश के में थोड़ा सा आपको उसका हिंदी में रूपांतर करने की कोशिश करता हूँ कि भगवान जो है आपको बहुत सारी एक स्किल देता है, लेकिन जब आप उस स्किल का अच्छा यूज करते हो ना, वो आपका गिफ्ट होता है भगवान को। तो मैं उस चीज को बहुत बिलीव करता हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें पता नहीं होगा, आज नहीं पता होगा, कल पता होगा, लेकिन हम जब उसका कुछ ना कुछ जब अच्छा कर लेंगे ना, तब वो हमारा गिफ्ट होता है। और तो वही मेरा मिशन है कि एक लेगेसी जो है वो मैं बच्चों के लिए, एक बालाशाह के लिए दे सकूं। और उसमें ये सिंगल पर्सन इसको कभी भी नहीं कर सकता। नो बडी कैन बी एवर सिंगल हैंडेडली डू दैट। इसके अंदर सबका सपोर्ट, और मेरे ख्याल से इसमें जो सपोर्ट मिल रहा है आगे मिलता रहेगा, और इसी तरीके से हम लोग बढ़ते रहेंगे। एंड दैट्स माय विजन फॉर बालाशाह। जी सर बिल्कुल। वेरी ब्यूटीफुल विजन। एंड आप लोग ऑलरेडी इतना इतना सब अच्छा कर रहे हो। वी आर हाईली इंस्पायर्ड एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आर आल्सो इंस्पायर्ड। सो सुरुचि, कैन वी बिगिन टू फॉलो आवर सेक्शंस नाउ? यस फॉलोवर्स गेट रेडी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। और सर हमने आपकी स्टोरी कल पोस्ट की थी ऑब्वियसली, सो दैट पीपल कैन नो दैट यू आर कमिंग। तो उन लोगों ने हमें कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं जिनमें से हम कुछ बेस्ट क्वेश्चंस निकालेंगे। तो उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं सर। चलो। यस सर। तो सबसे पहले तो क्योंकि काफी सारे लोग जो है हमारे चैनल को देख के इंस्पायर भी हो रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग कि हाउ टू ओपन एन एनजीओ, कैसे खोल सकते हैं हम, क्या चैलेंजेस आते हैं उसमें, कैसे किस किस चीज का खासकर ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्रूशियल स्टेप्स हैं, वो आप बता दीजिए एक बार। सबसे पहला, अगर जब आप एनजीओ शुरू करने की आप अगर सोचते हो, तो सबसे पहले आप सारे लॉज को समझ लो। ठीक है, सारे लॉज कौन कौन से हैं अपने कंट्री में, खास करके डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट हो सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो अलग लॉ हो सकता है, दिल्ली की बात करें तो अलग हो सकता है, या चेन्नई तमिलनाडु उस तरफ की बात करेंगे तो अलग हो सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आज जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इतने सालों से, वो ये चीज को जानते हैं कि हम लोग फुल्ली कंप्लायंस हमारा 100% है। तो पहले तो लॉ को समझ लीजिए कि लॉ क्या कहता है, कि किसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और कैसे आपको सारी चीजें, जैसे 12 है, एटीजी है, कि कोई आपको डोनेट करे तो आप उसको टैक्स एग्जम्पशन वगैरह दे सकें। तो ये सारे लॉज की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक इमीडिएट, जैसे कैप करके है, सीएपी करके एक ग्रुप है, जो वेबसाइट्स आप देख सकते हैं, कि जहाँ पे ये सारे कंप्लायंस की इंफॉर्मेशन आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाती है, कि क्या लॉज है और कैसा प्रोसेस है। तो लॉज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, आपका मिशन एक होना चाहिए, आपका विजन एक होना चाहिए। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं ना, कि हम अपना जब ग्रुप बनाते हैं तो नॉर्मली हम हमारा ग्रुप कैसे बनाते हैं, कि जो जिसके साथ हमारी बनती हो, ठीक है ना। लेकिन हमारा विजन एक नहीं होता है, हमारा मिशन एक नहीं होता है। तो उससे आपकी बनती नहीं है वो चलेगा, कोई आपको थोड़ी ना उसको शादी ब्याह में बुलाना है, लेकिन आपका विजन एक होना चाहिए कि भाई हम कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बालाशाह के ब्रोड की भी बात करूं, तो वहां पे 4 लेडीज हैं और 1 मैन है। तो हमारा विजन एक है, और हम अलग अलग फील्ड से आते हैं, सारे लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो, चाहे वो लिटरेरी फील्ड हो, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्रिएटिव इंडस्ट्री हो। तो हम अलग अलग फील्ड से आते हैं, लेकिन हमारा विजन एक है। तो जब आप कोई संस्था शुरू करो, तो आपका विजन आपको पता होना चाहिए कि भाई हम ये संस्था चालू क्यों कर रहे हैं। टेम्पररी है,
कि भाई हमें खाली इस समय कोविड रिलीफ करना है, हमें राशन बांटना है, तो बात अलग है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है, आप क्या बदलना चाहते हो, आपका विजन क्या राइट। है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के अंदर एक भी बच्चा विदाउट एजुकेशन नहीं रहे, ये आपका विजन हो गया, ठीक है ना। और आप ये विजन लेके चलिए, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। तो लोग आप सही लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक अपनी कम्युनिटी बनाइए। अपनी कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके आसपास के लोग हो गए, उनको आप अपने विजन के बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए। और खुद का और ऐसे लोगों का जब कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको मिलते हैं, आप वो सही तरीके से उस चीज को यूज करिए, और उसका जो बोलते हैं ना एक रिपोर्टिंग आप प्रॉपरली लोगों को करो, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। तो ये अगर आप 3-4 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल सकती है। जी 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 जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और हमारे मैं यूथ को क्या जो मैसेज देंगे? पेरेंट्स हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो या अडॉप्टिव पेरेंट्स हो, नंबर 1 उनको मैं डेफिनेटली दूंगा कि आप अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंसेस दीजिए। फोन हाथ में देना इज नॉट एन एक्सपीरियंस। बिल्कुल। फोन पे नए यूट्यूब्स देखना इज अनफॉर्चुनेटली नॉट एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आटा गिराना और उस आटे को पानी मिला के उसका उसकी बोलते हैं ना लोई बना के उसकी जो, वो भी एक एक्सपीरियंस है। तो बच्चों को आप नए नए एक्सपीरियंस दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए अपना, क्योंकि जितना आप टाइम वाह। दोगे बच्चों को, बच्चे उतने ही आपसे सीखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और जरूरी बात करूं कि बच्चों को बैड टच एंड गुड टच के बारे में भी बताइए, वो भी बहुत जरूरी है जी कि बच्चे को बिल्कुल। पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कोई अगर टच करता है तो बैड टच है या गुड टच है, या मुझे कौन कौन टच कर सकता है या कौन कौन टच नहीं कर सकता और कहाँ नहीं कर सकता। ये 3-4 चीजें हमको मतलब बच्चों को माँ बाप को डेफिनेटली बताना चाहिए। और डेफिनेट जो अडॉप्टेड अगर फैमिलीज हमें सुन रही है तो डेफिनेटली अपने बच्चे को अडॉप्शन के बारे में बताइए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी सर, बात बताई सर आपने। अगर मैं बात करूं 2 साल से, क्योंकि कोविड चल रहा है, तो जी। उसने कैसे हैम्पर किया है, या इन अ गुड वे इन अ बैड वे, कैसे मतलब क्या असर रहा है कोविड का इस संस्था पे? और बैड वे इस तरीके से रहा कि जैसे ही 2 इयर्स बैक कोविड अनाउंस हो गया तो लोग आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। तो हमें इमीडिएटली हमारे सारे ऑपरेशंस बदलने पड़े कि जहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती थी अब 15 दिन की ड्यूटी हो गई। 15 दिन लोगों को अंदर रहना पड़ता था और 15 दिन वो बाहर रह सकते थे। तो बोल सकते ना कि सारी पूरा आपका पूरा उथल पुथल हो गया। हम्म। है। और अगर खास करके अप्रैल में जब ये लॉकडाउन ऑलमोस्ट इस समय अनाउंस हुआ था, तो अगर अगर घर में लोगों को तकलीफ होती थी कि भाई दूध कहाँ से आएगा या सब्जी कहाँ से आई है, तो सोचिए हम तो बिल्कुल 35 बच्चों की संस्था चला रहे थे, उसमें बिल्कुल। 10-15 अब लेडीज भी रहते, 50 लोग उस समय रहते थे। उतने लोगों को खाना, उतने लोगों के लिए दूध का अरेंजमेंट करना, सारी चीजों का अरेंजमेंट करना, दवाई, जी। तो इट वॉज अ चैलेंज। आई गेस दैट वॉज हम्म। द चैलेंज। प्लस उस समय हमने चैलेंज में ये भी देखा कि भाई बहुत से लोगों का खाना, जैसे उनकी जॉब्स चली गई थी या वो उतना डे टू डे काम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने काफी कोविड रिलीफ वर्क भी किया। हमने काफी राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। और यही थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा एंगल बताऊंगा कि देखिए कि कैसे एक बाल आशा तो है तो सिर्फ चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप बोलो कोट एंड कोट तो चिल्ड्रंस, लेकिन हमने जो जो चीज देखते गए और उस चीज को महसूस करते हुए हमने काफी दूसरे प्रोग्राम्स भी और सपोर्ट भी चालू किया। हमने अभी ये 2021 के अंदर हमने गरम खाना भी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब हमने करीबन 15,000 पैकेट्स हमने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किए। तो चैलेंजेस ये भी हमने देखे। इसमें अच्छा जो बोलते हैं ना, उसमें बोलते हैं ना बुराई तो बहुत है, कोविड के अंदर इतने लोगों का जान चली गई, लेकिन ये इसमें हुआ कि हम काफी एक दूसरे से नजदीक आ गए। जो हमारी टीम है, हमारे डोनर्स हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, वो काफी, हम बोलते हैं ना कि एक एक अच्छे दोस्त की पहचान कब होती है, जब हम तकलीफ में होते हैं। बुरे वक्त। जी बुरे वक्त में जी। अच्छे दोस्त की पहचान तब नहीं होती है कि जब शादी ब्याह हो रही है और सब नाच रहे हैं और बिल्कुल दोस्त भी आ रहे हैं नाचने, ये तब नहीं बिल्कुल। होती है अच्छे फ्रेंड दोस्त इन की। नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एब्सोल्युटली। तो जब हम तकलीफ में होते हैं तब हमें अच्छे दोस्त की पहचान होती है, अच्छे फैमिली मेंबर की पहचान होती है। और वो पहचान मुझे डेफिनेटली 200% मुझे कोविड ने दी है कि जी मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे सपोर्टर्स हैं, और मेरे जो टीम है या मेरे बच्चे हैं
और उनके फोन्स हैं या उनके मैसेजेस हैं कि आप ठीक है क्या, ये जो है ये कोविड ने थोड़ा सा ये भी दिया कि एक सही दोस्तों की पहचान कराना। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड ने बहुत सी रियलिटीज सामने लाई हैं। बहुत से जी लोगों ने मतलब जिन्होंने सीखा है उन्होंने सीखा है। कोविड हैज बीन अ लेसन टू एवरीवन। तो सर ये सेशन वाज वेरी इंस्पायरिंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आपसे मिले। सब लोग इंस्पायर हुए, आप इतना अच्छा काम कर रहे। वी फील वेरी ग्लैड व्हेन वी कम अक्रॉस विद सच पर्सनालिटीज लाइक यू। तो हमें तो आपके साथ बहुत बहुत अच्छा लगा सर। हाउ डिड यू फील विद अस? आज आपको कैसा लगा यहाँ पे? आई थिंक इट वाज अमेजिंग। अभी मैं सडनली घड़ी देख रहा था, मैंने कहा 1 घंटा हो चुका है। बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा। आई वाज नॉट श्योर हाउ इट्स गोइंग टू गो, क्योंकि जैसे आपने कहा, सही कहा कि भाई रिसेंट भी काफी लोगों से पहचान हुई और अब थोड़ा सा इनविटेशंस आते हैं कि जहाँ पे आपसे मिलने का जैसे मौका मिला। तो आई वाज नॉट श्योर क्या बात होगी, बट ऑलमोस्ट 1 घंटा निकल गया बात करते करते, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उतना एंगेजिंग रखा कि इतना एंगेज करना भी इजी नहीं है। और मैं आपका पूरा मैं इंस्टाग्राम की फीड देख रहा था, इतने बड़े बड़े लोगों को आप लेकर आते हो। इट इज नॉट एन इजी जॉब टू कीप देम एंगेज, टू गेट इट आउट ऑफ देम। आई थिंक इट इज अ टास्क इन इटसेल्फ कि आप उनकी स्टोरीज को आप बाहर लेकर आएंगे, ये भी तो इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। एंड आई कैन थैंक यू रियली फ्रॉम एवरीबडी फ्रॉम बालाशाह कि आपने हमें इनवाइट किया और आज मौका दिया कि हमारी स्टोरी, हमारे बालाशाह का काम हम आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके सामने रख सकें। सो इट वाज अमेजिंग एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद ही चाहिए सर, क्योंकि मोटो यही है कि अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरीज सामने आए लोग, क्योंकि मेरा और तनु का स्पेशली वाई वी हैव स्टार्टेड दिस, क्योंकि हमारे लिए रियल हीरोज आप ही हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से दूसरों का बहुत भला हो रहा है, उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, और इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो आप लोग हमारे रियल हीरोज हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने थैंक यू। हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, हमसे बात की, अपना टाइम दिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग सेशन था। आई एम श्योर आज जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो IGTV पर बाद में इसको देखेंगे, शेयर करेंगे, हमेशा के लिए सेव रहने वाला है। मैं यूट्यूब पे भी इसको पोस्ट करूंगी। तो प्लीज। बाल आशा को मैं और तनु पर्सनली आके विजिट करना चाहेंगे सर, वन डे बिल्कुल फॉर श्योर। बिल्कुल। आपको हम दोबारा बुलाएंगे सर, क्योंकि इट वाज वेरी इंस्पायरिंग सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।